हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काइनेमैटिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक पहले ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए, यानी एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में कोई पार्टिकल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, कोई पार्टिकल है। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तो जो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में मूव कर रहा है, मेनली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन का ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आ रहा है उस सर्किल का, वो फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, पॉइंट दिया हुआ है ओ ए डैश ए बी सी, सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो कह रहा है फर्स्ट पार्टिकल ओ टू ए मूव कर रहा है, देन पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है। ओ टू ए जो मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है। फिर ए टू बी जो है वाई जेड के एक्सिस पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव कर रहा है। फिर उसके बाद बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वाई एक्सिस के पैरेलल में फिर मूव कर रहा है। ए के बाद बी में वो जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, और बी के बाद सी में वो वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो हमें निकालना बस यही है, डिस्टेंस सारा दिया हुआ है। जैसे ये सर्किल है, इसका रेडियस आर अपना दिया हुआ है, और ए टू बी जो मूव कर रहा है इसका डिस्टेंस आर है, यानी ए टू बी आर है, यानी सर्किल के रेडियस के फॉर्म में डिस्टेंस सारा दिया हुआ है। और बी टू सी जो मूव कर रहा है इसका डिस्टेंस 2r है, यानी बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो सिंपली हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, सिंपल एक्चुअल पाथ का डिस्टेंस जो है, एक्चुअल पाथ जितना कवर्ड किया है वो पार्टिकल, वही डिस्टेंस हो गया। तो पार्टिकल पहला पॉइंट ओ ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट करके सेमी सर्कुलर फॉर्म में वो पॉइंट ए तक पहुंचा, ए डैश से होते हुए ए तक पहुंचा। तो ये अपना डिस्टेंस कितना हो गया, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ, तो ये हाफ सर्किल, ये सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका हाफ ही सेमी सर्किल का होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, और सेमी सर्किल का कितना होगा, तो πr होगा। यानी पार्टिकल ओ टू ए जब आया तो वो डिस्टेंस मूव किया πr। फिर क्या किया, वो पार्टिकल ए के बाद बी पे गया, बी के बाद वो कितना मूव किया, आर, फिर उसमें आर ऐड कर देना है। फिर और पार्टिकल मूव किया, फिर कहाँ से मूव किया, बी टू सी, बी टू सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 2r। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, कितना हुआ πr प्लस आर प्लस, तो यानी 3r प्लस πr हो गया, ठीक है। इतना डिस्टेंस पार्टिकल मूव किया, आर को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 प्लस पाई जो है ये पार्टिकल इतना मूव किया, यानी डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस का तो काम हो गया। अब मेनली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं। दोनों जब निकल जाएगा तो सिंपल उसका रेशियो ले लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो वही अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। रेशियो लेने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। जैसे ओरिजिन पे पॉइंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ओरिजिन का क्या होगा, 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। ये समझ रहे हो आप, ओरिजिन पे 0i कैप 0j कैप, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। फिर पार्टिकल यहाँ से मेनली हमें फाइंड करना है ये पॉइंट C का पोजीशन। अगर हमें फाइंड हो जाए और पॉइंट 0 का पता है तो हम इसमें से इसका जो घटाएंगे, ठीक है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का जो हम घटाएंगे, तो यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, बाकी वो किस पाथ से गया ये बात मायने नहीं रखता।
फिर निकालते हैं तो कैसे, जैसे इस पॉइंट से सेमी सर्कुलर फॉर्म में पार्टिकल यहाँ, तो स्टेप बाय स्टेप ही इस पोजीशन को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब ए डैश होते हुए ए पे पार्टिकल पहुँचा तो सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 2, तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल कितना कवर किया, एक्स एक्सिस में पार्टिकल कवर किया ये किसके बराबर होगा, तो ये सर्किल का डायमीटर हो गया, क्योंकि ये पूरा सर्किल ऐसे होता तो ये वाला सर्किल का डायमीटर हो गया। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो x का वैल्यू तो 2r हो जाएगा, ठीक है, 2r आई कैप के फॉर्म में अगर हम लिख दें, वेक्टर फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं तो, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा 0 0 जे कैप, और यहाँ पे z एक्सिस का वैल्यू भी 0, क्योंकि प्रॉब्लम 3D में है, ठीक है। तो ये z एक्सिस का वैल्यू 0 के कैप हो जाएगा। अब क्या करता है पार्टिकल, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब पार्टिकल जाएगा तो क्या क्या चेंजेस होगा, कैसे जा रहा है कि वो z एक्सिस के पैरेलल में पार्टिकल जा रहा है ए से बी पे। तो इसमें ये पता चलता है इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2r है तो 2r ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में मूव नहीं कर रहा है पार्टिकल। सिर्फ z एक्सिस का कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, बाकी x y ऐसे ही रहेगा। ये आप समझ पा रहे हो ना। अब b का क्या होगा, x एक्सिस में तो उतना ही रहेगा 2r आई कैप 0 जे कैप, क्योंकि y एक्सिस में मूव नहीं किया पार्टिकल। अभी ये z और x प्लेन में है पार्टिकल अगर देखा जाए, तो इसलिए y का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। अब z एक्सिस में पार्टिकल मूव किया है, कितना मूव किया है, तो r दिया हुआ है अपना, तो यहाँ क्या हो जाएगा r के कैप, आई जे के कैप होता है, ठीक है। ये r हो गया 0 हो गया, 2r हो गया, तो 2r आई कैप 0 जे कैप r के कैप, कहाँ का हुआ b का। अब हमें c का निकालना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ईजिली हम फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब c का निकालना है, तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा ज़रा देखते हैं। अब देखो क्या है कि b से जब c पार्टिकल मूव किया है, तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि y एक्सिस के पैरेलल मूव किया है, ठीक है। यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, कितना डिस्टेंस मूव किया है 2r, तो ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2r, और पैरेलल टू y एक्सिस, यानी इससे भी पता चलता है इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा। देखो x कोऑर्डिनेट तो जैसा था, जैसे x का वैल्यू यहाँ 2r पे था, तो x कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में पार्टिकल अब आगे नहीं जा रहा है, 2r पे जाके पार्टिकल रुका हुआ है, सिर्फ वो y में z में मूव किया फिर y में मूव किया, यानी x का सेम ही रहेगा। तो x का जो था वही लिख देंगे, 2r था आई कैप, और फिर y एक्सिस का आप देखो, y एक्सिस में पार्टिकल मूव किया है, तो हाँ किया है। अभी पार्टिकल b पॉइंट पे किस प्लेन में था, तो z और x प्लेन में था। तो y एक्सिस में मूव किया है, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 2r से डिस्टेंस कवर करके b से c पे पहुंचा है, तो 2r से बढ़ेगा, तो 0 था, तो अब यहाँ 2r हो जाएगा, 2r जे कैप हो जाएगा। और k कैप क्या है, k कैप है z एक्सिस का। अब z एक्सिस भी जिस पॉइंट के सामने आके रुका होगा, तो z एक्सिस में पार्टिकल मूव नहीं किया है, सिर्फ y एक्सिस में मूव किया है, तो इसके पहले b पॉइंट पे जितना था उतना ही लिखा जाएगा, तो r k कैप। अब हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया किसका, c का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है 2r आई कैप 2r जे कैप और r के कैप। और अब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल c पे जाके रुक गया है और इनिशियल अपना 0 था, तो 0 का भी कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ओरिजिन पे तो 0 0 0 ही होता है। तो o और c के बीच अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर का, तो कितना होगा x1 माइनस, जैसे इसे हम x1 मान लिए, x2 मान लिए, इसे हम y मान लिए, y2 मान लिए, इसे हम z1 मान लिए, z2 मान लिए, तो फॉर्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का
यानी फाइनल अगर हम इसे मान लें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि रेशियो लेना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही रेशियो लेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे पूरा ये अंडर रूट में है, 2r का 2r तो 2r ही रहेगा, और ये x2 यानी 2r है और x1 क्या है 0 है, इसका होल स्क्वायर। फिर ये 2r है, यहाँ भी 0 है तो 2r माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर z का वैल्यू कितना है, r है, z इनिशियल 0 है तो इसका होल स्क्वायर। तो ये टोटल कितना होगा, 0 0 तो हट गया, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब अगर हम लोग टोटल देखते हैं तो कितना आ गया, दोनों को ऐड करके 9r स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3r। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपना क्या निकल गया, सीधा 3r। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, हम लोग पहले निकाल चुके थे, डिस्टेंस कितना निकाले थे, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। देखते हैं क्या है, डिस्टेंस हम लोग पहले निकाल चुके थे, r ब्रैकेट में 3 प्लस पाई, r 3 प्लस पाई यानी 3r प्लस r पाई आया था। और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकला हुआ है अपना, ये कितना है 3r है। तो क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो सिंपल डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा r ब्रैकेट में 3 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3r। तो ये r से r कट गया, तो रेशियो क्या आएगा 3 प्लस पाई बाई 3। अगर एग्ज़ाम में इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो सही है, नहीं तो आप यहाँ पे पाई को चेंज करके, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो इसे आप इसे ऐड कर दो तो 6.14 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और ये इन जनरल आंसर आपका ऐसे हो गया, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो याद होना ही चाहिए। तो वो पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये सारा स्टार प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे स्केलर और वेक्टर वाला, और कुछ और देखे थे, पर यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, तो वो स्केलर है। और दूसरा जो वेक्टर वो होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यानी सिंपल एडिशन उसमें नहीं होता हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर जो होता है वो सिंपल एडिशन से ऐड होता है। तो ये तो पता चल गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मेन नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू एंड इनफाइनाइट पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली वन वैल्यू एंड ओनली वन पाथ। इसका मतलब देखो बिल्कुल सिंपल है कि कोई दो पॉइंट आप ले लो, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये इनिशियल है, हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं इनिशियल से फाइनल की ओर, फाइनल पोजीशन की ओर। तो इस यहाँ ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। या हो सकता है आप ऐसे जाओ, या बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, या हो सकता है ऐसे करके इधर से इधर घूम के जाओ, या इधर से इधर घूम के जाओ, या इधर कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस होके कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया घूम के आप ई पॉइंट पे जाओ। किधर से भी, ऊपर से जाओ, शिप से जाओ, कार से जाओ, बाइक से जाओ, बहुत सारे रास्ते हैं, गली गली हो के जाओ। तो इनफाइनाइट रास्ते हमारे पास जाने के लिए, तो वही इनफाइनाइट पाथ यहाँ पे बताया गया है। और इनफाइनाइट वैल्यू,
अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो यही जो है इसी पाथ का एक्चुअल लेंथ जो है वही डिस्टेंस हो गया। अब इस पाथ का भी एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस हो सकता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी इनफाइनाइट पाथ है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होगा। तो सिंपल इसका मीनिंग यही है कि डिस्टेंस का इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की अनगिनत संख्या का रास्ता हो सकता है, और अनगिनत रास्ते का वैल्यू भी हो सकता है। हो सकता है हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना हो, या अपना इसे दिल्ली टू मुंबई ही जाना हो। दिल्ली टू मुंबई आप हो सकता है किसी दूसरे स्टेट होगी, या पूरी दुनिया घूम के आप मुंबई पहुँचो दिल्ली से। तो इनफाइनाइट रास्ता और इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन बट डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली वन वैल्यू एंड ओनली वन पाथ। पर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बस ये जानता है इनिशियल पोजीशन अपना ये है, फाइनल पोजीशन ये है। सीधा हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले ले, एकदम स्ट्रेट लाइन, यही अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट कनेक्ट जो होता है बिल्कुल, यानी आप कह सकते हो ए से बी के बीच जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, मतलब स्ट्रेट सीधा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट जो पाथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। और वो एक ही होगा, सीधा यहाँ से वहाँ स्ट्रेट रास्ता, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट बिल्कुल सीधा डिस्टेंस कितना है वही हो गया अपना, यानी मिनिमम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो वही हो गया अपना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे डिस्टेंस भी हो सकता है 2-3 ही पाथ हो, स्ट्रेट पाथ नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि हम इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, नहीं। डिस्प्लेसमेंट सीधा स्ट्रेट ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका एक ही वैल्यू है, एक ही पाथ है। जैसे इसका एल लेंथ है तो एल ही रहेगा, कुछ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है तो उतना ही रहेगा। 5 किलोमीटर है तो हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेगा, और एक ही वैल्यू है, एक ही पाथ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट का ये मतलब। थर्ड पॉइंट है कि इन यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये भी वही पॉइंट है, सेम पॉइंट, कि इस ए पॉइंट से बी के पॉइंट के बीच जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करें तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन मोशन करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे सीधा यही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विथ टाइम। अब देखो क्या है, हम अगर हो सकता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो या तो हम रास्ते में रुके हैं, या हम आगे बढ़ रहे हैं, या पीछे बढ़ रहे हैं, किधर भी साइड जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। या हम रुक गए चलते चलते तो हम रेस्ट में हैं तो हमारा डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। पर ऐसा कभी नहीं हो कि हमारा कवर किया हुआ डिस्टेंस कम हो। हम अगर ज़िंदगी में जितना चल रहे हैं वो हमेशा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस के फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है। या तो वो रुका रहेगा, हम इसे सो गए हैं, रेस्ट किए हैं तो रुके हुए हैं, तो डिस्टेंस 0 का 0 रह सकता है, लेकिन वो हमेशा बढ़ेगा या 0 रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ भी कर सकता है टाइम के साथ। टाइम टू टाइम डिस्टेंस या तो इंक्रीज़ करेगा या इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन डिक्रीज़ कभी नहीं करेगा। अब जैसे देखो, एक ग्राफ में बनाता हूँ, सिंपल है ग्राफ, एकदम बिल्कुल से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। मतलब ये जो है ये वाई एक्सिस वाला ये डिस्टेंस है और ये एक्स एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो सीधा आप देखो इस पॉइंट, जैसे हम जर्नी स्टार्ट किए हैं 0 टाइम और 0 ये 0 मीटर कवर, जहाँ एक इनिशियल पॉइंट है वहाँ से अभी हम कवर डिस्टेंस नहीं किए। मान लीजिए हम जर्नी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से अगर जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम है, यानी मिनट में है या आवर में है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बिल्कुल रेस्ट में हैं तो टाइम के साथ साथ हम रेस्ट में हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हो सकता है ऐसे चल रहे होंगे। ये इसका मतलब ये है कि ये हम यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम के साथ इक्वल हो सकता है ऐसे चल रहे हो तो ग्राफ ऐसे जाएगा या लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। या तो ग्राफ स्ट्रेट जाए, या ग्राफ ऐसे जाए, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए,
कैसे भी जाए, लेकिन ग्राफ ऐसे कभी नहीं जाएगा। हाँ, ऐसे हो सकता है। ऐसे का मतलब ये है कि आप कुछ डिस्टेंस तक चले हो, उसके बाद आप रेस्ट पे हो टाइम के, जैसे यहाँ से आप यहाँ से ऐसे चले फिर ऐसे। तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि कुछ दूर तक हम चले टाइम के साथ, फिर हम रुक गए। तो हमारा डिस्टेंस नहीं इंक्रीज करा है, पर टाइम तो अब टाइम क्या है, समय तो हमेशा बढ़ते ही रहता है, तो समय बढ़ता रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला जो है ऐसे जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो सीधा कहने का मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस या तो बढ़ेगा या उतने पे ही रुका रहेगा, लेकिन घटेगा कभी नहीं। तो वही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है। जैसे यहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, यहाँ से हम यहाँ तक कवर किए हैं, तो डिस्टेंस तो अपना मान लीजिए एल डिस्टेंस है तो एल हो गया। फिर बी से सी पे गए तो फिर डिस्टेंस तो बढ़ गया 2L, एल प्लस एल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो पहले एल हुआ था फिर जीरो हो गया, एल माइनस एल इक्वल टू जीरो। हो सकता है पहले चले गए तो माइनस एल में चला गया। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से भी ए टू सी का डिस्टेंस एल है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो पहले हम आगे बढ़े, फिर अपना डायरेक्शन चेंज किए, तो यहाँ निगेटिव आया, फिर माइनस एल में चले गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है टाइम के साथ साथ, लेकिन फिर भी हमारा अगर निगेटिव में भी गए तो डिस्टेंस हमारा बढ़ता रहा है। तो एल हुआ था, फिर एल हुआ, फिर एल हुआ, 3L हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस एल में चला गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो टाइम के साथ है वो हमेशा या तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकता है। एक और पॉइंट है, एक दो और पॉइंट है। एक ये पॉइंट देखते हैं, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज नेवर जीरो और निगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी वही है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अब ये देखो यहाँ रेस्ट वाला केस नहीं है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम सीधा कह सकते हैं इसका डिस्टेंस नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इसका कवर किया हुआ डिस्टेंस। कोई बॉडी मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो जरूर कवर करेगा, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हुआ। निगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, डिस्टेंस किसी का भी डिस्टेंस कवर किया हुआ निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है, ज़ीरो कब होगा, जब रेस्ट में रहेगा। ज़ीरो सिर्फ रेस्ट का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर किया हुआ। पॉजिटिव मोशन हमेशा, मोशन जिस बॉडी में मोशन है उसका डिस्टेंस क्या हुआ, कवर किया हुआ हमेशा पॉजिटिव में होगा। लेकिन और ऑलवेज पॉजिटिव है किसका, डिस्टेंस कवर किया हुआ मोशन बॉडी का। यहाँ लिखा बॉडी मोशन में, यहाँ लिखा फॉर ए मूविंग बॉडी। अब इसी का डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो निगेटिव पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं है। बॉडी मूव कर रहा है तो भी वो निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने लिया था, ए से बी पे गया तो बॉडी तो मूव कर रहा है, फिर बी से ए पे गया तो जीरो भी हो गया, और फिर ए से सी पे चला गया तो फिर मान लीजिए इसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में है, माइनस एक्स के फॉर्म में है, यहाँ प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है। जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़ीरो, पॉजिटिव, निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। लेकिन मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस ज़ीरो भी कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज, यहाँ पे ये इक्वल टू भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, ये तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा, या से पॉइंट के बीच यहाँ तक बढ़ गया फिर यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस तो अपना यहाँ से यहाँ तक हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहीं तक हुआ। तो डिस्टेंस जो है कि डिस्टेंस जो है हमेशा या तो बराबर और डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा क्या डिस्टेंस। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड का बात है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि चाहे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, उससे मतलब नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट कम, वो भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कभी बड़ा नहीं हो सकता।
जैसे जैसे हम मूव किए यहाँ से इस पॉइंट से, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये एक्स है, तो इस ओरिजिन से हम मूव किए 10 मीटर पे जाके 10 मीटर पे जाके रुक गए। डिस्टेंस कवर हुआ अपना 10 मीटर। फिर यहाँ आए तो फिर 10 मीटर हो गया डिस्टेंस कवर। फिर यहाँ आ गए, फिर मान लीजिए 10 मीटर चल रही है, -10 पे चले गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया -10, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 10 + 10 यानी 30। डिस्टेंस हो गया 30। तो चाहे कुछ भी, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ ये 10 वाला पार्ट लेना है मैग्नीट्यूड में, इसमें 30 वाला पार्ट लेना है। ये पॉजिटिव में ऐसे भी है तो 30 वाला ही पार्ट तो ही लेंगे। तो इसमें भी जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ 30 को काउंट और 30 को काउंट करेंगे, वो भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। ये समझना है कि -10 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। मतलब कभी भी ये बराबर तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन ये कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा > मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका यही मतलब। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी का आगे का पार्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।